हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से आपको एनटीपीसी के सीबीटी 2 में भी प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही ग्रुप डी के लिए तो यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे काफ़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका के अध्ययन को यानी कि सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, सेल की स्टडी यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल किसे कहते हैं? जैसे कि आप जानिए, दुनिया में जितने भी जीव हैं उनमें उनका निर्माण एक कोशिका से होती है, यानी कि उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोशिका है। जैसे कि आप देखिए ये इमेज, इसमें एक ईंटों से मिल मिलकर एक दीवार का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से हमारा शरीर सेल से यानी कि कोशिका से मिलकर बना है, तो इसलिए इसे बेसिक स्ट्रक्चरल कहा जाता है। और बेसिक फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक कोशिका यानी कि हर एक सेल कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ बेसिक कार्य करते हैं, जिसके कारण से उसे बेसिक फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो आप सेल के बारे में समझ पाए, सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। आगे जानते हैं कि सेल की खोज किसने की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब होना चाहिए रॉबर्ट हुक। किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक द्वारा जो कोशिका का अध्ययन किया गया था वो डेड सेल था, यानी कि मृत कोशिका को उस रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। मगर जीवित कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो लिवेन हुक होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक बोलिएगा, और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप लिवेन हुक बोलिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो सिल्डेन एंड स्वान हो जाएगा। तो ये चार चीज आपको दिमाग में होना चाहिए। पहला कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो लिवेन हुक। केंद्रक की खोज किसने की थी, केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था, तो सिल्डेन एंड स्वान। आगे की एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं जिससे कि डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे छोटी सेल यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी सेल है। और सबसे बड़ी सेल यानी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी सेल कौन सी है, तो आंसर होगा नर्व सेल। क्या होगा? नर्व सेल। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी सेल मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में, बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो ये होगा फीमेल ओवम। फीमेल ओवम। और आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो होगा स्पर्म सेल। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कोशिका के प्रकार की यानी कि टाइप्स ऑफ सेल। कुछ जीव हैं वो एक कोशिका के बने होते हैं, उन्हें यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय कहा जाता है। और कुछ जीव हैं जो कि बहुत सारे कोशिका के बने होते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय कहा जाता है। तो एक कोशिका जीव किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पारामीशियम और बैक्टीरिया। ये सारे एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल हो गए, यानी कि जीवाणु, पारामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल हो गए। अगर आपसे बहुकोशिकीय जीव यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जाए, तो होगा फंगी यानी कवक, पादप यानी प्लांट, और जंतु यानी एनिमल। एंड जितने भी एनिमल, प्लांट और फंगी हैं ये बहुकोशिकीय जीव हैं। आगे हम एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो देखिए एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। ये एक सेल है। तो आपको बता दें, जो सेल की जो बाहरी परत होती है, जो बाहरी झिल्ली होती है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है।
तो अभी तक आपने समझा कि जो सेल का जो सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहरी लेयर होता है, उसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। सेल के प्रत्येक सेल में एक मिडिल में डेंस बॉडी होता है, यानी कि घनी संरचना होती है। उससे क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक कहा जाता है। ठीक है। और आपको बता दें कि सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है। लिक्विड यानी द्रव्य भरा होता है। तो जितने भी द्रव्य यानी कि लिक्विड होते हैं सेल के अंदर, उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है। तो जितने भी लिक्विड यानी कि द्रव्य पाए जाते हैं सेल के अंदर, उन्हें प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहा जाता है। और जीवों की सारी जैविक क्रियाएं इसी के अंदर होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार। साथ ही इसे लिविंग पार्ट ऑफ सेल कहा जाता है। लिविंग पार्ट ऑफ सेल। तो ये यहाँ तक आपने समझा कि जितने भी लिक्विड अंदर होते हैं सेल के अंदर, उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, एक बात आपको बता दें कि जो सेल न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड पाए जाते हैं उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है। और जो लिक्विड यानी कि द्रव्य न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य पाए जाते हैं उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। जो प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो न्यूक्लियस यानी कोशिका के अंदर जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जो द्रव्य कोशिका केंद्रक के बाहर पाए जाते हैं उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और जो द्रव्य केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने जाना कि कोशिका का जो बाहरी परत होता है वो किससे बना होता है? तो कोशिका झिल्ली से बना होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये किस चीज़ से बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? न्यूक्लियस बोलते हैं, माफ कीजिएगा, कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बताया कि कोशिका के जो बाहरी परत होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली कहा जाता है। मगर ये आपको बता दें कि प्लांट सेल में, यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट सेल की, यानी कि पादप कोशिका की। पादप कोशिका में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के अलावा एक और बाहरी परत होता है जिसे क्या कहा जाता है? सेल वॉल कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है। एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। जो अंदर वाला लेयर हो गया ये क्या हो जाएगा? ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। कहीं कहीं पे सेल मेम्ब्रेन के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यूज होता है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये जो सेल वॉल होता है ये किस में पाया जाता है? तो हमने अभी बताया प्लांट में पाया जाता है। इसके अलावा फंगी में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है यानी कि जीवाणु, और एल्गी में पाया जाता है। जो प्लांट में पाया जाता है सेल वॉल, वह किस चीज़ से बना होता है? तो वह बना होता है सेलुलोज से बना होता है। जो प्लांट की सेल वॉल होता है वह सेलुलोज का बना होता है। अगर आपसे पूछे कि फंगी का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है,
तो काइटिन से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? तो काइटिन से बना होता है। और बैक्टीरिया का पूछे ए तो यह बना होता है पेप्टिडोग्लाइकोन का। किस चीज़ का? पेप्टिडोग्लाइकन का। तो आप सोच रहे होंगे कि इनका हिंदी नाम, तो हिंदी नाम इनका नहीं है, हिंदी में भी इन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। अगर आपसे पूछे कि अलगी का सेल वॉल किससे बना होता है, तो अलगी का सेल वॉल के लिए आप लिखिए, अलगी का सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन और यह पॉलीसेक्राइड से बना होता है। तो ये दोनों ध्यान में रखना है, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स। तो आपने यहाँ पे जाना कि जो पादप की कोशिका होती है उसमें एक और बाहरी परत होता है। आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि एक बाहरी परत की क्यों जरूरत पड़ती है पादप कोशिका में? आप देखते होंगे कि जंतु अपने पर्यावरण के अनुसार से अपनी जगह चेंज कर सकते हैं और ढल सकते हैं, पर क्या ये पादप के लिए संभव है? नहीं है। पादप को जो एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है उसको टॉलरेट करने के लिए एक बाहरी परत की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उनकी कोशिका में एक बाहरी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे कुछ इंटरेस्टिंग तरीका से सेल के अंदर जो ऑर्गन यानी कि अंग पाए जाते हैं, सेल के जो पार्ट है उसको समझते हैं। यहाँ आप एक कोशिका की 3D इमेज को देख रहे हैं। इसके अंदर जो जो अंगक पाए जाते हैं जिसे सेल ऑर्गेनेल कहते हैं उसको हम जानेंगे। आपको बता दें कि कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक यानी कि ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है न्यूक्लियस। ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों हुआ, जिसे हिंदी में केंद्रक कहते हैं? क्योंकि ये सारे जो ऑर्गन है, अंगक है, उनके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा दिमाग, हमारे शरीर में हमारा दिमाग हमारे सभी ऑर्गन के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार एक कोशिका में उसका केंद्रक सभी ऑर्गेनेल के अंगक के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसके अलावा इसे कंट्रोल रूम भी कहा जाता है, क्योंकि केंद्रक से ही सभी अंगक की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए इसे कंट्रोल रूम कहा जाता है और ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। आप देखिएगा जो कि न्यूक्लियस होता है, जिस प्रकार से कोशिका का एक लेयर होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, उसी प्रकार से केंद्रक का भी एक लेयर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये 2 लेयर से घिरा होता है। ये 2 लेयर से घिरा होता है। जो इसकी बाहरी लेयर होता है उससे एक अंगक चिपका रहता है जिसे क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आप देख सकते हैं कोशिका है, उसके बाहरी परत में एक अंगक लगा हुआ है जिसे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का हिंदी क्या हो जाएगा? अंतर्द्रव्यी जालिका। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका ये 2 तरह का होता है। आप इमेज में दिखा देते हैं आपको, ये 2 तरह का है। आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे होंगे जो कि एक चपटी थैली जैसा आकृति में है, इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, यानी कि खुदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। और इधर जो ट्यूब जैसा आप शेप देख रहे हैं इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 तरह का हो गया, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आप देख रहे हैं इसके सरफेस में आपको यहाँ पे देखिए, इसको इमेज को साफ कर लेते हैं तो आपको साफ पता चलेगा। देखिए इसके सरफेस में आपको इसके सरफेस में बूंदा बूंदा सा आपको कुछ चिपका मिलेगा। तो ये भी एक ऑर्गन है जिसे राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम का क्या काम है? इस राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाने का। यह प्रोटीन बनाता है।
तो आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का कौन सा अंगक प्रोटीन बनाता है, तो राइबोसोम हो गया। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि प्रोटीन फैक्ट्री कोशिका के किस अंगक को कहा जाता है, किस ऑर्गेनेल को कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। यहाँ तक आपने समझा। आप यहाँ पे देखिए, ये जो ऑर्गन है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे कहते हैं गोल्जी काय, गोल्जी काय। तो ये गोल्जी एपरेटस है, इसका क्या काम है, तो गोल्जी एपरेटस का काम है पैकेजिंग और डिस्चार्ज का, पैकेजिंग और डिस्चार्ज का, यानी कि समझिए डिस्चार्ज यानी नहीं, डिस्पैच का, यानी कि समझिए जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे हार्मोन्स और इसी में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक राइबोसोम द्वारा प्रोटीन बनाया जाता है और बहुत सारे लिपिड्स बनाए जाते हैं, उनको ये गोल्जी एपरेटस पैकिंग करने का, उसको पैकेज करता है और जहाँ ज़रूरत होती है सेल के अंदर और सेल के बाहर उसको डिस्पैच करने का, पहुँचाने का कार्य करता है। किसके द्वारा होता है, ये गोल्जी एपरेटस के द्वारा होता है। इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यातायात प्रबंधक किस कोशिका अंगक को कहा जाता है, तो गोल्जी काय को कहा जाता है, गोल्जी एपरेटस को कहा जाता है। तो हमने 3 अंगक के बारे में जाना। हम हर एक अंगक को, हर एक सेल ऑर्गेनेल को एक सेपरेट वीडियो में भी बताएंगे। तो इस वीडियो में हम बस बेसिक उसका फंक्शन बता रहे हैं और बेसिक जानकारी उसकी दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ। तो अभी तक हमने केंद्रक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस के बारे में जाना और राइबोसोम के बारे में जाना। आगे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है माइटोकॉन्ड्रिया, एक महत्वपूर्ण अंगक है कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में भी इसे माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करता है, तो ये एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर इसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और ये जो एनर्जी रिलीज करता है, जो ऊर्जा रिलीज करता है, ये किस फॉर्म में रिलीज करता है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म हो गया। जो एनर्जी रिलीज किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, वह एटीपी के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो एटीपी को कहा जाता है। तो आपने कितनी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जाना। एक और सेल ऑर्गेनेल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये है लाइसोसोम। हिंदी में भी इसे लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि बाहरी पदार्थ कोशिका के अंदर आता है, कोई भी बाहरी पदार्थ, तो बाहरी पदार्थ क्या क्या आ सकता है, जैसे कि फूड हो गया, या फिर बैक्टीरिया हो गया, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिका के अंगक का कुछ पार्ट डैमेज कर जाता है या फिर टूट जाता है। तो उन सभी को जो बाहरी पदार्थ, क्या क्या बताएं, बाहरी पदार्थ और कोशिका अंगक के पार्ट का जो कोई पार्ट जो डैमेज कर जाता है, उनको ये क्या करता है, उनको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो उनको लाइसोसोम डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ये डाइजेस्ट किस प्रकार से करता है, क्योंकि लाइसोसोम में हाइड्रोलिक एंजाइम्स पाया जाता है, हाइड्रोलिक एंजाइम्स पाया जाता है। इसी हाइड्रोलिक एंजाइम्स की मदद से लाइसोसोम इस बाहरी पदार्थ को और कोशिका के जो टूटे फूटे अंगक है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी कि पाचित करता है। पाचित किस प्रकार से करता है, उन
जो बाहरी पदार्थ है या कोशिका के अंग के पार्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के पार्ट होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे पाचित करने का कार्य करता है। मगर कभी कभी क्या होता है, जब सेल ठीक तरह से काम करना बंद हो जाता है, यानी कि कुछ सेल में गड़बड़ी हो जाती है, या फिर सेल डैमेज हो जाता है, या फिर सेल मर जाता है, कोशिका डैमेज हो जाता है, कोशिका को क्षति हो जाती है, या कोशिका मृत हो जाता है, तो यही लाइसोसोम फट जाता है। यह लाइसोसोम फट जाता है और क्या होता है फटने से, जो कि इसके अंदर जो हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं, वो हाइड्रोलिक एंजाइम्स अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, अपने ही कोशिका को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, सुसाइडल बेग कहा जाता है। सुसाइडल बेग कहा जाता है, यानी कि आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली, तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सुसाइडल बेग यानी कि आत्मघाती थैली किस अंगक को कहा जाता है, सेल कोशिका अंगक को, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसको एक और नाम बोला जाता है एटम बम ऑफ द सेल। तो एटम बम ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो आपने अभी समझा कि इसे यह नाम क्यों दिया गया, यह उपनाम क्यों दिया गया है लाइसोसोम को, क्योंकि जब सेल मृत हो जाता है या फिर काम करना बंद हो जाता है या फिर डैमेज कर जाता है, तभी यह ब्लास्ट कर जाता है और इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, जो बाहरी पदार्थ है या फिर कोशिका के टूटे फूटे अंगक है उसको डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन यानी कि साफ रखने का काम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेल को साफ यानी कि क्लीन रखने का काम किसका है, किस अंगक का है, तो लाइसोसोम का है। तो यहाँ तक आप आई थिंक समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी राय और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।